आज हमारा जो लेक्चर है वो है डैम्प्ड ऑसिलेशंस के ऊपर। आपने इससे पहले डैम्पिंग का वर्ड सुना है। डैम्पिंग का मतलब होता है एनर्जी का डिसिपेट होना या जो एनर्जी आपने सिस्टम के अंदर स्टोर की है वो हीट एनर्जी की फॉर्म में डिसिपेट हो और आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम के अंदर जो एनर्जी है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो सारी एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होकर डिसिपेट हो चुकी है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ना है डैम्प्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर। इससे पहले आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर्स पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने LC सर्किट को डिस्कस किया था। आज हमारा जो LC सर्किट है ये ऐसा LC सर्किट है जिसके अंदर एनर्जी को डिसिपेट करने वाला एलिमेंट भी शामिल है, और इसको हम RLC सीरीज सर्किट कह सकते हैं, क्योंकि एनर्जी डिसिपेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा किस में होती है, रेजिस्टेंस में। तो इसलिए हमने सर्किट में L और C के साथ साथ एक रेजिस्टर भी लगा लिया है सीरीज में। ठीक है तो ये है हमारा RLC सीरीज सर्किट, जिसके अंदर एक रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस R है, इंडक्टर है जिसकी इंडक्टेंस L है, और कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस C है। जो टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी हमने LC सर्किट में स्टोर की थी, LC सर्किट से मुराद ये है जिसके अंदर इंडक्टर और कैपेसिटर है, ये थी इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी का सम। इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में स्टोर होती है, कैपेसिटर में। मैग्नेटिक एनर्जी किस में स्टोर होती है, इंडक्टर में। तो अगर इन दोनों एनर्जीज का सम लिखूंगा तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ये जो है Q² डिवाइडेड बाई 2C, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर का फॉर्मूला है जो हमने पिछले लेक्चर्स में भी देखा था, और ये है ½ Li², ये मैग्नेटिक एनर्जी के स्टोर करने का फॉर्मूला है। अच्छा, अब हम ये भी जानते हैं कि जो टोटल एनर्जी U है, इसमें जो डिसिपेशन हो रही है रेजिस्टर की वजह से, वो भी ज़ाहिरी बात है कोई ना कोई एनर्जी की डिसिपेशन हो रही है। तो अगर हम एनर्जी की डिसिपेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिखें तो यहाँ पर पावर का फार्मूला लिखा जा सकता है। यानी अगर मैं पावर का फार्मूला लिखूं, पावर लॉस या पावर डिसिपेशन, तो ये फार्मूला हम पहले से जानते हैं, और पावर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, यानी du डिवाइडेड बाई dt। यहाँ पर आपको जो नेगेटिव साइन नज़र आ रहा है, इस नेगेटिव साइन का सिर्फ ये मकसद है कि यहाँ पर जो रेजिस्टर के थ्रू एनर्जी है ये डिसिपेट हो रही है, यानी लूज़ हो रही है, यानी सर्किट के अंदर जो टोटल एनर्जी है उसमें कमी आ रही है। ठीक है, तो इसलिए हमने ये नेगेटिव साइन लगाया है। अच्छा, साथ ही साथ आप ऐसा करें, d/dt ऐसे ही लिखने दें, रहने दें, और u की जगह पर हमने दोनों टर्म्स ये पुट कर दी, इनका सम पुट कर दिया। फिर आगे चल के d/dt इसको सॉल्व कर दिया, और माइनस के साइन को भी अंदर ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लिया। ये कुछ इस तरह से होगा, माइनस ½ I² का जो डेरिवेटिव है वो क्या बनेगा, 2i इंटू di डिवाइडेड बाई dt। ठीक है, इसी तरह नेगेटिव साइन फर्दर मल्टीप्लाई हुआ, ये बन जाएगा -1/2c। अब Q² का डेरिवेटिव क्या होगा, 2q इंटू dq डिवाइडेड बाई dt, और राइट हैंड साइड पे I²R पहले की तरह मौजूद है। अब क्या होगा, यहाँ पर ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो गए, तो हमारे पास सिंपल फॉर्म में आ जाएगा -Li di/dt माइनस Q/C dq डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू I²R। तो ये बिल्कुल वही इक्वेशन है जो आपको यहाँ लिखी हुई नज़र आ रही है,
जिसको मैं अभी अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाली। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने आई की जगह, ये वाला जो आई है उसकी जगह हमने डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी लिख दिया। तो इस तरह से ये डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा अब आप गौर करें, इस इक्वेशन में हमने आई जो है उसको कॉमन निकाल के दोनों तरफ से कैंसिल कर दिया। तो इसलिए राइट हैंड साइड पे आई की सिंगल पावर रह गई, इस टर्म में आई ख़त्म हो गया और इस टर्म में भी आई ख़त्म हो गया। तो आपके पास कुछ इस तरह का फॉर्मूला बन गया जो इस वक्त हमें नज़र आ रहा है। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब राइट हैंड साइड पे ये जो आर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है आई, इसकी जगह हम लिख देते हैं डी क्यू ओवर डी टी, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो दो टर्म्स नेगेटिव हैं इनको हम राइट हैंड साइड पर ले जाते हैं। तो इस तरह से ये भी उस तरफ जाकर पॉजिटिव हो जाएंगी। तो आपके पास पहली टर्म ये बन गई एल डी टू क्यू ओवर डी टी स्क्वायर, दूसरी टर्म ये बन गई, और थर्ड टर्म हमारे पास ये बन गई। जो फर्स्ट टर्म है इसमें सेकंड डेरिवेटिव है क्यू का, सेकंड टर्म में फर्स्ट डेरिवेटिव है क्यू का, और थर्ड टर्म में क्यू एज इट इज़ मौजूद है। इसका मतलब है ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आई है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर आपको याद हो जो ऑसिलेशंस वाला हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आई थी डैम्प्ड ऑसिलेशंस में, उसका हमने एक सोल्यूशन किया था और उसका सोल्यूशन कुछ इस शक्ल में हमारे पास आता है। Q इज़ इक्वल टू क्यू नॉट माइनस आर टी ओवर 2L कॉज, और एंगल में क्या है ओमेगा प्राइम टी प्लस फाई। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा जो राइट हैंड साइड पे आपको नज़र आ रहा है। इसमें जो ओमेगा प्राइम है, ओमेगा प्राइम की वैल्यू हमें याद रखनी पड़ेगी, दिस इज़ स्क्वायर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस आर ओवर 2L सारे का स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा क्या है ये हमने लास्ट लेक्चर में इसका फॉर्मूला डेराइव किया था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको ये जो फैक्टर नज़र आ रहा है ये वाला, इसे हम एम्पलीट्यूड कह सकते हैं। और आप गौर करें जो एम्पलीट्यूड है वो भी टाइम पर डिपेंड कर रहा है। इसमें आप देखें ये यहाँ पे आपको टाइम नज़र आ रहा है, इसका मतलब है जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। किस तरह डिक्रीज करेगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। ये जो आपको ग्राफ में ये डॉटेड लाइन नज़र आ रही है ना, ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। अब देखें शुरू में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम था, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर और कम हुआ, फिर और कम हुआ, फिर और कम हुआ, अप टू सो ऑन। ये तो एम्पलीट्यूड में कमी आ रही है, ये एक्सपोनेंशियली कमी आ रही है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया। इसी तरह अगर आप गौर करें ओमेगा प्राइम और ओमेगा, इनमें से ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा जो है ये अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस की फ्रीक्वेंसी है और ओमेगा प्राइम डैम्प्ड ऑसिलेशंस की फ्रीक्वेंसी है। ओमेगा प्राइम की वैल्यू जो है ये हमेशा ओमेगा से कम होगी। उसकी वजह क्या है, क्योंकि आप यहाँ फॉर्मूला भी देखें ओमेगा के अंदर से कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है और उसका स्क्वायर रूट लेने पे ओमेगा प्राइम आ रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक एनर्जी जो कैपेसिटर के अंदर स्टोर हुई है वो भी फाइंड कर सकते हैं। वो हमने जनरल फार्मूला तो उसका किया हुआ है क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c, और ये जो Q है जो डैम्प्ड ऑसिलेशंस में Q यानी सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन आया था Q की वैल्यू, उसको यहाँ पुट कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करेंगे तो आपके पास ये एक फैक्टर आ जाएगा। तो ये आपके पास एनर्जी आ गई जो कोसाइन यानी कॉज फंक्शन के स्क्वायर्ड जो टर्म है उसके लिहाज से वेरी कर रही है, और ये भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा इसका एम्पलीट्यूड भी। इसका एम्पलीट्यूड आपको कहाँ नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है, ठीक है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है वो हम पहले से बात कर चुके हैं, उसका फॉर्मूला ये है, ठीक है। तो ये था आपका डैम्प्ड ऑसिलेशंस।
अच्छा, इसमें फोर्स्ड ऑसिलेशंस वाला एक थोड़ा सा पोर्शन है, ये हम कल देख लेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फोर्स्ड ऑसिलेशंस देखेंगे और साथ कुछ एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह देख लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए मेरा ख्याल है इतना ही काफ़ी है। मैं इसको एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। ये हमने स्टार्ट किया आरएलसी सीरीज सर्किट से, फिर हमने कुछ मैथमेटिकल स्टेप्स किए और यहाँ तक हम पहुँच गए। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही था। ओके जी, नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।